इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम के 2 एटम है, इधर एल्यूमिनियम का 1 एटम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बढ़ाए किसी के भी नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाए जा सकते हैं, कम नहीं करे जा सकते। तो इसके 2 है तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा देंगे यहाँ पर आगे। तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, तो 1 3 जा 3, तो सल्फर के 3 हो गए। इधर सल्फर का 1 है, तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर 3 लगाया जाएगा, तो सल्फर बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का 4 3 जा 12 और 1 3, तो टोटल 3 हैं ऑक्सीजन के। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 6 तो इधर और 4 3 जा 12 इधर, 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 हो गया, तो मुझे 18 बनाने हैं, 4 3 जा 12 इधर, तो 18 बनाने के लिए, ऑक्सीजन के 18 बनाने के लिए यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा। नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले एल्यूमिनियम का देखा, तो एल्यूमिनियम के 2 एटम थे, ठीक है। फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 बनाने के लिए उसको 2 से आगे प्रीफिक्स कर दिया, 2 आगे लगा दिया। फिर सल्फर की बात करें, तो सल्फर का 1 3 जा 3, तो सल्फर के 3 है, यहाँ सल्फर का केवल 1 है, तो उसको 3 बनाने के लिए फ्रंट में 3 लिख दिया, तो 1 3 जा 3, तो सल्फर के 3 हो गए। फिर ऑक्सीजन के 4 3 जा 12 है, 12 और 1 3, 12 और 1 13, तो टोटल 13 हो गए यहाँ पर। अभी तक 6 नहीं लगाया था, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन का 6 तो इधर हो गया इस कंपाउंड में, और इस कंपाउंड में 4 3 जा 12 हो गया। तो ऑक्सीजन के 12 ये और 6 इधर, टोटल 18 हो गए। तो उसको 18 करने के लिए क्या करा कि हमने इस तरफ, सर हम लोग को 2 क्यों नहीं काउंट करना जब Na2 है? क्योंकि मैं अभी Na की मैंने बात ही नहीं करी है ना, अभी मैं सोडियम तक पहुंचा नहीं। हम इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन सोडियम और हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी तक मैंने एल्यूमिनियम चेक करा, एस चेक करा, अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन का 4 3 जा 12 और इधर 4 3 जा 12 और 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 और 12 टोटल 18 हो गया। ऑक्सीजन का टोटल 18 हो गया। तो जब ऑक्सीजन का टोटल 18 हुआ, यहाँ पर 4 3 जा 12 है, तो उसको 18 बनाने के लिए हमने यहाँ 6 कर दिया, 1 6 जा 6, तो 12 + 6 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सर फिर बात एक करेंगे, और मेथड आता है ना, एक रिएक्टेड प्रोडक्ट, उसको भी करोगे तो भी ये एलिमेंट वाला। अब वो जो है तरीका, उसमें आप पूरी एक टेबल बनाओगे, टेबल बनाकर एलसीएम वगैरह लोगे। 1 नंबर के क्वेश्चन में इतनी मेहनत करना मुझे बेकार लगता है, ठीक है। वैसे भी करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा, तो ये तीनों बैलेंस हो गए, यहाँ तक समझ गए, ठीक। उसके बाद सोडियम देखिएगा, जब सोडियम की बात करेंगे तो 1 6 जा 6, सोडियम का 6 है, और इधर ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, 2 3 जा 6, तो सोडियम बैलेंस हो गया। फिर बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का 1 6 जा 6, हाइड्रोजन का 6, और इधर 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो इसका मतलब ये टोटली आपका बैलेंस हो गया। बताइए जी, क्लियर, ठीक है। उसके बाद 7th के बाद फिर 8th पार्ट देखते हैं। हाँ, 8th पार्ट देखिएगा। तो 8th पार्ट देखिए, 8th पार्ट है HNO3 + CaOH होल ट्वाइस, HNO3 + CaOH होल ट्वाइस, HNO3 + CaOH होल ट्वाइस। ये करने के बाद में फिर आप देखिएगा आगे दिया है CaNO3 होल ट्वाइस + H2O। CaNO3 होल ट्वाइस + H2O। अब देखिएगा यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख लो, क्या क्या है, HNO, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कैल्शियम, और हाइड्रोजन दोबारा आ रहा है, हाइड्रोजन हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, चलो जी 1 मिनट रुक जाओ जरा, अब चालू हुआ है ये सिस्टम हमारा आज।
देखिएगा, अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन की बात करूँगा तो हाइड्रोजन का इधर एक है और इधर 1 2 2, तो हाइड्रोजन के टोटल 3 है। इधर हाइड्रोजन का 2 है, तो एक तरफ हाइड्रोजन के 3 है, एक तरफ हाइड्रोजन का 2 है। तो एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर 2 लगा दो, तो 1 2 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया और 2 और 2 4 हो गया टोटल। और इधर 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसके आगे 2 लगाना है, तो 2 2 गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक मिनट वेट करना जरा। ओके सर। हाँ जी, तो अब जरा देखिएगा, हाइड्रोजन का इधर 2 हो गया, इधर 1 2 2, तो हाइड्रोजन का 2 + 2 4 और इधर 2 2 4, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। फिर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 1 2 2, तो नाइट्रोजन का 2 हो गया और इधर भी 1 2 2, तो नाइट्रोजन का भी 2 हो गया। फिर इधर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 3 2 6, तो ऑक्सीजन का 6 और 2 8 हो गया, ऑक्सीजन का टोटल 8 हो गया। ऑक्सीजन का 8 होने के बाद यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 2 6 और 1 2 2, तो 6 + 2 8, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। कैल्शियम का इधर भी 1 है, कैल्शियम का इधर भी 1 है, तो कैल्शियम पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। बताइए, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। 8 के बाद में 9th वाला देखिए, 9th पार्ट, इसका 9th पार्ट है NaOH + H2SO4, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। ये इक्वेशन दे रखी है। अब देखिएगा ये कैसे बैलेंस होगी। इधर Na का 1 है, लिख लीजिए पहले इसी तरह से जैसे यहाँ लिखा था, Na ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर फिर से हाइड्रोजन है, सल्फर और फिर से ऑक्सीजन, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। सोडियम का यानी कि Na का इधर भी, इधर 1 है और इधर 2 है, हाँ इधर 1 है और इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 Na और ये Na2SO4, तो 2 2 बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 2 2, ऑक्सीजन का 1 2 2, 2 इधर और 4 इधर, 2 + 4 6, तो ऑक्सीजन का हो गया टोटल 6। और यहाँ ऑक्सीजन का 4 है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दो, 1 2 2, 2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सोडियम बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1 2 2 और 2 + 2 4, तो हाइड्रोजन 4, 2 2 4 ऑलरेडी 4 बैलेंस्ड है, ठीक है। और सल्फर भी बैलेंस है क्या, सल्फर भी बैलेंस है, सल्फर का 1 और 1, तो सल्फर भी बैलेंस है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। उसके बाद अगला देखते हैं, टेंथ पार्ट BaCl2 plus H2SO4, BaSO4 plus HCl ये दे रखा है। इधर बेरियम, ये Ba is for बेरियम, Cl is for क्लोरीन, H is for हाइड्रोजन, S is for सल्फर एंड O is for ऑक्सीजन। ये हो गया। बेरियम का इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन का इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, तो क्लोरीन हो गया बैलेंस। उसके बाद हाइड्रोजन का इधर 2 है और इधर भी 1 2 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर का 1, सल्फर का 1, सल्फर बैलेंस। ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस, तो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। ठीक है,
चलिए जी, तो ये तो आपकी हो गई बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स उस क्लास में देख लिए थे, और ये वाले भी आपने, और किसी में कोई डाउट हो तो बताओ। बैलेंसिंग वाले कर लिए? हाँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप नोट करेंगे एक ना फ्रेश पेज पर एक टेबल बना लेना। ये मिटा रहा हूँ मैं पूरा। बताइए अथर्व, आयुष, मिटा दूँ ये पूरा? ठीक है। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, आप ये देख लीजिए कुछ कॉमन एलिमेंट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके जो आयंस बनेंगे, वैलेंसी जो बनेगी, मैं उसकी एक टेबल बनाऊंगा जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी कर रखी है। मैं वही टेबल बनाऊंगा। तो पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद आप ये देख लेना कि आपको पेज पर किस तरीके से लिखना है, ठीक है, ताकि वो एक ही पेज में आ जाए। हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, और याद रखिएगा कि कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इसका। आपको एटॉमिक नंबर और वैलेंसी, एटॉमिक नंबर भी एक बार को भूल जाओ, लेकिन वैलेंसी याद रखनी ज़रूरी है। बिना उसके आगे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो नहीं कर पाओगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो नहीं कर पाओगे, वहाँ पर दिक्कत होगी ही होगी। आप एक डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलमोस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है, वो सारी आप इस टेबल की हेल्प से कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे एटॉमिक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ एटॉमिक नंबर, एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज़। तो एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट, फिर यहाँ लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर यहाँ पर लिखेंगे वैलेंसी। यहाँ पर वैलेंसी। तो एटॉमिक नंबर हमको 20 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 तक अपने एटॉमिक नंबर लिख लिए। फिर एलिमेंट किस तरह से लिखेंगे वो देखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। सर फ्लोरीन में क्या? फ्लोरीन का साइन ऐसे एफ होता है बस। ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए की क्यों पोटेशियम, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम, पोटेशियम का के कैल्शियम। इसको कैसे कर लेंगे ऐसे, हा ही, लिबेव, कनॉफ, नी, ना, मगाल, सिपसकल और कक्का, इस तरीके से याद कर लीजिए इसको। ठीक है। और अगर सीधा सीधा याद करना है तो सीधा सीधा याद कर लो जैसे आपको ठीक है। ठीक है, ऐसा करेंगे। उसके बाद वो शायद क्लोरीन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्लोरीन का Cl होता है नहीं और फ्लोरीन का F, फ्लोरीन का F। तो ये हो गया। फिर उसके बाद इनकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसके जो सबसे पहला जो शेल होता है, जो इनर मोस्ट शेल है, जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टेबल ना इस तरीके की अब आपकी बनेगी, अब चाहे आप पेपर पर बनाओ जैसा आपके ठीक है। तो आप ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब क्या है कि इसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, बस केवल 1। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो केवल 2, पहला शेल पूरी तरह से भर गया, फिलअप हो गया। फिर लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम में 3 है, तो इसका मतलब पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1। फिर बेरिलियम, बेरिलियम में 4 है तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में भी 2। बोरोन में 5 है तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 3। कार्बन में 6 है तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4। नाइट्रोजन में 7 तो पहले में 2, दूसरे में 5। ऑक्सीजन में 8 तो पहले में 2 और 6, 2 और 6 तभी तो टोटल 8 होगा। फ्लोरीन में 9 है तो 2,7। नियॉन में 10 है तो 2,8। यानी कि नियॉन में क्या हुआ, पहला शेल भी पूरी तरह से फिलअप हो गया, दूसरा वाला शेल भी पूरी तरह से फिलअप हो गया, तो 2,8। 4 वाले में 4 लिखते हैं 2 4 में 2,2 ठीक तो है। ठीक है। अब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में 11 है तो ये हो जाएगा 2,8,1। मैग्नीशियम में 12 है तो 2,8,2। एल्यूमिनियम में 13 तो 2,8,3। सिलिकॉन में 14 तो 2,8,4। फास्फोरस में 15 तो 2,8,5। सल्फर में 16 तो 2,8,6। क्लोरीन में 17 तो 2,8,7। आर्गन में 18 तो 2,8,8। पोटेशियम में 19 तो 2,8,8,1। अगर आपके मन में ये बात आती हो कि थर्ड शेल में 18 तक जाते हैं तो ठीक है, थर्ड शेल में 18 तक जाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। तो थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते ही हम ये बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो गया। हाँ जी। अब इसकी कैल्शियम की बात करते हैं तो 2 + 8 10, 10 + 8 18 और 18 + 2 20। तो लास्ट में 2 8 8 2 इस तरह से हो गया। अब देखिएगा आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, और आप ये देखिएगा कि उसकी वैलेंसी किस तरह से निकाली जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 12 का मतलब क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 12 होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा कि जब मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ
तो 2,8,2 अब जो थर्ड मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बस की बात नहीं कि वो बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले आए, ठीक है। उनके अंदर एनर्जी लिमिटेड है, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं बुला सकते। अब इसमें फ़ायदा किस चीज़ में है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर दें, मतलब ये जो है इसको डोनेट करना ज़्यादा ईजी है। तो जब ये आसानी से डोनेट हो जाएगा तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बचे कितने? टोटल 12 थे न, जो एटॉमिक नंबर होता है, तो जनरली स्पीकिंग जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स जो थे वो भी 12 थे और इलेक्ट्रॉन्स भी 12 थे, लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया आउटर मोस्ट वाले, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 बच गए। 12 में से 2 गए तो 10 बच गए। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। अच्छा, प्रोटॉन्स पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कितना ज़्यादा है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 12 है, नेगेटिव चार्ज 10 है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा। तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 2+2। इसकी वैलेंसी हो गई 2+। पता ये क्लियर है? समझ गए? अब इसी तरीके से कोई एक और एलिमेंट उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने फास्फोरस उठा लिया। फास्फोरस जो है, फास्फोरस की अगर हम बात करें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। और थोड़ा अच्छे से क्या होगा? तू काट दिया। मैंने कुछ गलत कर दिया। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो जब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसमें 15 हो गए, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फास्फोरस में? 2, 8 और 5। 2, 8 और 5 है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से ड्रैग कर लेंगे, खींच लेंगे। तो अब आप देखिएगा कि अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास? 18 हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। तो अब आप ये देखिएगा, हाँ, कि इसमें प्रोटॉन्स जो है वो टोटल कितने हो गए? 15, और इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो गए? 18। तो अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा हो गया? 3 ज़्यादा हो गया, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3-। सर हाइड्रोजन की वैलेंसी? हाइड्रोजन की वैलेंसी बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वैलेंसी इतनी हो गई इस तरह से। अच्छा, इसके बाद सर ये माइनस की अभी बताओ। एक नहीं पढ़ी मेरे को, तुम जैसे बच्चे पढ़ा रहे। चलिए, तो वैलेंसी हो गई इसकी 3-। दोबारा बताऊँ कैसे हुई? हाँ, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 15, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या है? वाइट कर रहे थे ध्यान से। सब ठीक है? अब वो 3- कैसे हुई कि ये 5 है इसके आउटर मोस्ट शेल में, है ना, और यहाँ पर 3 है। मतलब 3 क्यों है यहाँ पर बना? क्योंकि इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 चाहिए होते हैं। पहली वाले में बस आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 2 चाहिए होते हैं, और जो लास्ट शेल होता है उसमें आउटर मोस्ट में 8 चाहिए होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर नेगेटिव चार्ज कितना है? पॉजिटिव के कंपैरिजन में 3 ज़्यादा है, तो इसलिए वैलेंसी 3- होगी। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। तो ये तो एक्चुअल कंसेप्ट है। अब इसको शॉर्टकट तरीके से बस ऐसे करेंगे कि जो भी डोनेट कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए उतना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए उतना नेगेटिव चार्ज। हम ये कर देंगे। अच्छा,
अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में वैलेंसी को 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब कई केसेस में क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जबकि हम ये कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना गलत है। क्यों? क्योंकि उस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसकी तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। लेकिन हाइड्रोजन बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है, कभी कभी ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, तो इसकी वैलेंसी कभी 1 प्लस है तो कभी 1 माइनस है। 1 माइनस कब होगी? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो लेगा वो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चार्ज, जो देगा तो वो जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज, ये होता है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जैसे हीलियम है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि भाई 2 ही उसको पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही चाहिए, और 2 हैं उसके पास, तो वो तो स्टेबल है ना। तो जब वो स्टेबल है तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। अब इसी तरीके से लिथियम की बात करते हैं, तो 2,1 तो ऑब्वियसली कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा आउटरमोस्ट शेल का, तो 1 प्लस जो डोनेट करता है वो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ही प्लस चार्ज हो जाता है, 1 प्लस। सिमिलरली इसमें आउटरमोस्ट में 2 है, तो ये 2 को डोनेट कर देगा, क्योंकि 8 बनाने के लिए 6 ले नहीं सकता, तो ये 2 डोनेट करेगा, तो कितना हो गया? 2 प्लस, है ना। अब ऐसे ही 3 डोनेट कर देगा, तो 3 प्लस। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 4, यहाँ पर 4 माइनस या 4 प्लस नहीं लिखेगा, जैसे मैंने हाइड्रोजन में लिखा ना 1, ऐसे यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो ये 4 ले भी सकता है। अगर वो 4 लेगा तो 4 माइनस, अगर वो 4 देगा तो 4 प्लस। अभी क्लियर? ठीक है, अगर वो 4 लेगा तो 4 माइनस, अगर वो 4 देगा तो 4 प्लस। इसका मतलब क्या है कि प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते, 4। और ऐसी वैलेंसी को जिसका कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको कोवैलेंसी बोलते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग से होता है। ठीक है, अच्छा, शेयरिंग वाला भी हम डिटेल में यहाँ पर सिखाते, लेकिन हमारे जो सिलेबस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है यहाँ पर, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में सिर्फ आयनिक बॉन्ड है इस साल सिलेबस में, हटा दिया कोवैलेंट बॉन्ड, वो करना ही नहीं है शेयरिंग वाला। ठीक, अच्छा, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में आउटरमोस्ट शेल में 5 है, तो ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3 माइनस। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी वैलेंसी 2 माइनस। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 माइनस। ये कुछ भी ना लेगा ना देगा, तो इसका मतलब 0। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1 प्लस। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 प्लस। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 प्लस। और इसकी वैलेंसी सिर्फ 4, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 3 माइनस। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 माइनस, 1 माइनस, 0। ये अगेन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस। ठीक है, अच्छा। सर मुझे वैलेंसी फिर से समझाओ। अभी बता दो। देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन देगा उसकी वैलेंसी उतनी ही प्लस हो जाएगी। तो आप ये देखिए, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ये बाहर से 6 तो नहीं खींच सकता 8 बनाने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 प्लस। इसमें आउटरमोस्ट में कितना? 1। अच्छा, ये तो समझ गए ना 2881 कैसे हुआ है? हाँ, ये K11। तो K वाले शेल में सिर्फ 2 ही आते हैं मैक्सिमम में, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, फिर सब में 8 8 8 8 आते हैं मैक्सिमम। वैसे 8 18 32 होता है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ता, वो 12th क्लास में पढ़ना है, अभी जरूरत नहीं उसकी। आउटरमोस्ट में 1 है, तो 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हुआ 1 का मतलब ये हुआ कि ये 1 डोनेट करेगा तो 1 प्लस। यहाँ पर 288, तो 288, तो तीनों के तीनों शेल पूरी तरह से फिल्ड अप है। जब तीनों शेल पूरी तरीके से फिल्ड अप है तो इसका मतलब इसकी कोई वैलेंसी नहीं होगी, ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 0। 287 ऑब्वियसली 8 बनाने के लिए क्या करेगा? ये
एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा बाहर से, 7 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव, याद रखिएगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक लेगा, तो ये तो सॉरी लेगा ही नहीं। तो 1 माइनस, अरे इसकी बात 1 माइनस। फिर 286, तो ये कितने लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 2 माइनस। 285, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3, ठीक है, तो 3 माइनस। ये 4 हो गया है ना, 284, तो ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है 8 बनाने के लिए। तो जहाँ पर भी ऐसा हो जाए कि जितने ले सकता है उतने ही दे भी सकता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो वैलेंसी का कोई चार्ज नहीं होता, उसको फिर हम कोवैलेंसी बोल देते हैं, बस 4 हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए 283, ये 8 बनाने के लिए 5 ले नहीं सकता, 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो कितना हो गया 3+। ये लाउटर मोशन में 2 हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो कितना हो गया, जो डोनेट करता है प्लस, तो 2+। अगेन ये 1 दे देगा, तो 1+, ये 0। क्लियर है, क्योंकि 2,8, इसी तरह से ये 7 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 माइनस। बताइए भाई, क्लियर है। जो देता है वो पॉजिटिव, देने वाला, डोनेट करने वाला महान है ना, किसी को भी कुछ डोनेट करना बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव। जो भीख मांगता है, भीख मांगना गंदी बात है ना, जो लेता है वो नेगेटिव, समझ गए। पर जितने लेगा उतना नेगेटिव, जितने देगा उतना पॉजिटिव, बस ये याद रखें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये मिटा रहा हूँ इधर से। बस सर एक कुछ वो होता है केमिकल रिएक्शन, हाँ, NCERT chemical है ना, इस चैप्टर में है ना। फिर एक थर्माकोल, सुनो इसको, थर्मोकोल नहीं होता, वो थर्मल रिएक्शन होता हाँ, है। वही। थर्मोकोल तो वो होता है जिस पर वो शीट होती है थर्मोकोल की, क्या Aqueous solution और liquid में difference क्या होता है? एक्वस और लिक्विड में डिफरेंस ये है कि जैसे मान लीजिए हमने दूध में बॉर्नवीटा मिला लिया और उसको पी गए मिल्क शेक बनाकर, चॉकलेट शेक तैयार हो गया हमारे पास। अभी क्या है कि दूध जो है वो एक लिक्विड है ना, तो उस लिक्विड में मैंने बॉर्नवीटा को मिलाया है, तो वो बॉर्नवीटा का एक लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने पानी लिया और पानी के अंदर बॉर्नवीटा को मिला लिया, तो पानी अगर लिक्विड के तौर पर पानी को लिया जाएगा तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल नमक है, हम नमक को पानी में मिला सकते हैं, हम नमक को पेट्रोल में मिला सकते हैं, हम डीजल में मिला सकते हैं, हम किसी भी लिक्विड में मिलाएंगे। तो नमक को हमने किसी भी लिक्विड में मिला दिया तो वो तो हुआ सॉल्ट का लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर हमने सॉल्ट को पानी में मिला दिया तो वो कहलाएगा सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। तो जहाँ पर भी लिक्विड के नाम पर हम वाटर लेंगे दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, और वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट ले लो, आप सॉल्वेंट समझ रहे हैं जिसके अंदर कोई चीज़ मिलाई जाती है, तो वाटर के अलावा आपने कोई भी सॉल्वेंट ले लिया तो दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। ये अंतर है लिक्विड में और एक्वस में। सर बट फिर अगर जैसे HCl होता है तो वो भी aqueous होता है। HCl एक्वस तब है जब HCl जो है वो हमने डाइल्यूट कर रखा है। डाइल्यूट जब हमने उसको कर रखा है मतलब हमने उसके अंदर पानी मिला रखा है, लिक्विड के अंदर पानी मिला रखा है। सर जब मैं बच्ची थी ना मैंने बहुत मेरा मतलब मिला ऐसे के ही मिलाता था। बहुत ही मैं इस चीज़ मिला पर थोड़ा सा रुककर इस वजह से बोल रहा हूँ कि एसिड में कभी पानी नहीं मिलाया जाता, उल्टा होता है, हमेशा पानी के अंदर एसिड मिलाया जाता है। इसको डिटेल में समझाऊंगा कभी, ठीक है ना। तो अगर HCl के आगे एक्वस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि HCl में आप मतलब वो डाइल्यूट कर रखा है, पानी है उसका, और वो पानी में ही खतरनाक होता है। अगर बिल्कुल ड्राई HCl है, उसके अंदर वाटर नाम को भी नहीं है, तो HCl को हाथ में लेके घूमो, सर क्या होता कोई है दिक्कत नहीं इसमें? है, कोई जलन नहीं होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अगर पसीना आ गया हाथ पर तो हाथ जल जाएगा। मतलब एसिड को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए उसके अंदर वाटर, बिल्कुल वाटर ज़रूरी है, ठीक है। चलिए जी, अब ये तो वो आयंस हो गए जो आपके पास, जो आपको सीधे सीधे याद करने हैं 20 एलिमेंट्स। उसके बाद नोट कीजिएगा, एक टेबल बनाएं। Some more वो है common ions. देखिए इनको करना बहुत ज़रूरी है, इनको नहीं करोगे तो ये वाला पूरा चैप्टर ना आपको ये लगेगा कि मेरे को रटना पड़ रहा है फालतू में, ठीक है ना। और जब ये कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा।
और मैंने बताया भी था आपको 9th क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि वो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करा था ये सब कुछ कि ये चीज़ 10th में बहुत काम आने वाली ये बड़ी टेबल है है। ये भी छोटी है, इसमें 8 या 10 आयन्स होंगे बस। उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आयन का नेम और उसकी जो वैलेंसी है वो, ठीक है। सल्फेट आयन SO4 और ऊपर लिख देते हैं ऐसे 2- इसकी वैलेंसी 2- है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, कायदे से बैठो, कैसे चेयर पे बैठ के बैठो, उठाओ उसे, कायदे से बैठो। कार्बोनेट आयन CO3 2-, ठीक है। नाइट्रेट आयन NO3 1-। हाइड्रोक्साइड आयन OH 1-। अमोनियम आयन NH4 1+। लेड Pb2+। सिल्वर Ag1+। सर आपने माइनस का चार्ज पीछे की लगाया। कहाँ पर बेटा? ठीक तो है, अमोनियम NH4 1+। ऐसे होएगा ना -1 नहीं 1- ऐसे लिखा जाता है, फिर तो इसको भी बोलते हैं कि +2 होना चाहिए, 2+ क्यों लिख रहे हो? हर एक में हम पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद उसका साइन लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे, पहले वैलेंसी, उसके बाद उसका साइन। तो ये लेड हो गया, सिल्वर, अमोनियम और मेरी पिछली ट्यूशन ऐसे के वैसे खाए कोई बात नहीं, पिछले को छोड़ दो। सल्फेट, कार्बोनेट, वाला भी होगा। मरकरी हाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मरकरी का कोई इसका वही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं है। सल्फेट नाइट्रेट और एक और क्या इसके जैसा था? सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, मीथेन क्लोरीन। हाँ फॉस्फेट। वो सल्फेट वाला आप ऐसे सोच रहे होगे जैसे H2SO4, नाइट्रेट वाला जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड। सर मतलब वो जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइड और नाइट्राइट। अच्छा, नाइट्राइड की फॉस्फेट, तो फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम फॉस्फाइड की बात करेंगे, देखो फॉस्फाइड की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और फॉस्फाइड की बात करेंगे तो वो फॉस्फोरस वाला ही बन जाएगा, ये 3-। मतलब ये तीनों एक जैसे हैं। सब एक जैसे हैं। ऐसे ही सल्फाइड की बात करेंगे तो सल्फाइड ये है 2-, तो वो हमने लिख लिया है यहाँ पर। इसमें 2-3 लाइन और। अमोनिया एक कंपाउंड है, NH4 एक आयन है ना। तो अमोनिया होता है NH3, अमोनिया है एक गैस। AC में गैस खत्म हो जाती है ना हर साल, वो रिपेयर करने के लिए आता है कि भाई साहब इसकी ना गैस खत्म हो गई है, उसके अंदर जो वो गैस डालते हैं वो अमोनिया होती है। सर क्विक वो लाइन NH3 है। NH3 है, वो NH3 है। तो NH3 एक गैस है और ये एक आयन है। हाँ जी, क्या? क्विक लाइन ना उसकी भी जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए यहाँ पर। अगर कोई और इम्पोर्टेंट आयन ध्यान आएगा तो बता दूंगा, नहीं तो इतने में काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद फिर तुम्हें मतलब कुछ ना कुछ बेचैनी, और ये ऐसे कैसे बैठे कैसे तुम? इसको 1 2 3 4 बच्चों को देखो आराम से बैठे हुए हैं। तुम्हें एक पैर रखने के लिए वो चेयर चाहिए, एक हाथ रखने के लिए, मतलब नींद आ रही है कुल मिलाकर ये। थोड़ा अटेंटिव बैठो ढंग से, क्या हो गया? और मैथ्स वाला होमवर्क चेक करना है मेरे को, याद रखना। अब तो फोन भी होगा, अब तो कर लिया होगा ना काम? नहीं करा। कर रहे थे, मजबूर मत करो कि मैं घर पर बात करूँ, समझ रहे हो? मैंने नहीं बताया, मेरी भी मजबूरी है, मैंने नहीं बताया तो बाद में मेरे को भी कंप्लेंट सुनने के लिए मिलेगी कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मैं अपनी ट्यूशन टीचर से पूछती रहती थी, ये बता दो, बताती नहीं थी, कहती कि मैंने एक बार ही बता दिया उसको। कौन? मेरी ट्यूशन टीचर
कोई बात नहीं, तुम मेरे से पूछा करो, मैं बता दूंगा। तुम कभी ना बताओ तो कह देना कि ये तो वही वाली बात हो गई, किसी को बता ही नहीं रहे। सर जरूरी है सारे केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल होंगे? दोबारा बोलो क्या? जरूरी है सारे केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल होंगे? नहीं, जरूरी कहाँ से? बहुत कम होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। सर जैसे कुछ ज़्यादा तेज शंख नहीं बजा रहे क्या? सर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। वाटर बनाते हैं, और जब उसको तोड़ते हैं, जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देते हैं। तो ऐसे बहुत कम रिएक्शन हैं जो रिवर्सिबल है, सारे नहीं होते रिवर्सिबल। अब नेक्स्ट नोट कीजिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सर आपने 9th तो लिखवाया नहीं? मैंने जगह छोड़ दी, मैंने बोला ना 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए, इसलिए तो मैं कह रहा था थोड़ा दोनों चेयर्स को साइड में से हटाओ, थोड़ा अटेंटिव होकर बैठो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें लिखेंगे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर some of the important types of chemical reactions are 5 तरीके के हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, decomposition reactions, third liquefaction displacement reactions, आपको decomposition double displacement reactions, fifth है oxidation The redox reaction. हाँ जी, reduction and oxidation reactions। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, बाकी कॉम्बिनेशन से अगली क्लास में स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, और आपने, हाँ मैं आपको टेस्ट का बता देता हूँ कि टेस्ट का कल रख लेते हैं। हाँ कल रख लेते हैं आप सब टेस्ट। ठीक है, कल मैथ्स की टर्न भी है तो कल आप टेस्ट करें।